Good morning, 10th class. So, how are you all? I hope all of you are fine. So, class, we are on chapter number 2 of history, that is nationalism in India. And we have done a major part of the chapter where we have seen the basic conditions जिसके कारण mass movement हुआ था. And we have also basically studied about the various movements that occurred around 1919 and then basically in 1920s. Then in our few of the previous classes, we understood about civil disobedience movements. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट था, what were the reasons behind it, how it started, how it proceeded, and in between how it was called off once, and then when it restarted people did not participate with that much of enthusiasm. Okay, so now we have to move to our next topic relating to obviously civil disobedience movement only, जिसमें हम देखेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया. इन टर्म्स हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि नॉन कॉपरेशन में कि लोगों ने थोड़ा सा अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया था चीजों को, है ना. तो सिमिलर इज द केस हियर, बट by now people were lot more aware about the ideology behind Swaraj as compared to non-cooperation movement. क्योंकि हमने देखा था कि दांडी मार्च के टाइम जब भी गांधी जी जहां भी जाते थे वहां लोग आते थे उनको सुनने, तो ही यूज्ड टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर, ओके, एंड हाउ शुड वी फाइट, that is through non-violence, and what are the various ways that we have to you can say follow so that we can complete this movement with lot of success. तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे इस मूवमेंट में अलग अलग सेक्शन में पार्टिसिपेट किया था. सो बिफोर अगेन एज आई टोल्ड यू कि एक एक सेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया. इसमें हम ये भी देखेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे पार्टिसिपेट किया, वर्कर्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट, तो यू कैन से कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे वो होगी द रिच पीजेंट कम्युनिटी. ठीक है. सो नाउ कंट्री साइड में जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जो है दे वर वेरी एक्टिव इन दिस मूवमेंट बीइंग द प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, क्योंकि ये लोग मेनली बड़े पीजेंट्स थे, मतलब कम्युनिटी, और बड़े लैंडलॉर्ड्स जैसे थे, बड़े फार्मर्स थे. तो ये लोग जितना भी जब जो चीजें प्रोड्यूस करते थे ना वो बेसिकली कमर्शियल क्रॉप्स होते थे. ठीक है. कमर्शियल क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो बेसिकली हम ग्रो करते हैं ऑन लार्ज स्केल फॉर सेलिंग इन द मार्केट. अब हमें पता है इस टाइम पीरियड में डिप्रेशन चल रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. हमने पढ़ा था कि जो ग्रेन की सप्लाई है, ट्रेड है, वो एकदम कम हो गया था, और साथ में प्राइसेस में भी क्या हो गया था, प्राइसेस भी कम हो गए थे. तो सबसे ज्यादा इन लोगों को इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इनके कमर्शियल क्रॉप्स का ना तो अच्छे से ट्रेड हो पा रहा था, ना कमर्शियल क्रॉप से फिर भी मार्केट में इतना ज्यादा बिक नहीं रहे थे, ऊपर से प्राइसेस और कम हो गए. इसके कारण क्या हुआ, इनकी कैश इनकम डिसअपेयर हो गई. नाउ अंडरस्टैंड, बिकॉज दे वर ऑलरेडी रिच, भाई इनकी अमीर तो ये थे, बड़े बड़े सपोज इनके पास हाउस थे, बंगलोज थे, तो हम ये बोलते हैं कि जो कैश इनकम है ना वो कम हो गई थी, ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था है ही नहीं. तो ऑब्वियसली इनको जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करना था ना, वो इनको बहुत मुश्किल हो रहा था पे करने में. So almost they found it impossible to pay the government's revenue, and that is why जब इन्होंने गवर्नमेंट को बोला that we want some kind of concession, because obviously जब all over the world ही economic depression है तो इससे related हम क्या कर सकते हैं, we are also basically
not able to pay the revenue. So please consider this and try to reduce maybe some revenue, है ना. बट गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इनकी कोई बात नहीं सुनी, और जब गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो अगेन दे वर आल्सो वेरी वेरी अपसेट, एंड देन रिजेंटमेंट हो गया था हर जगह पे, मतलब अगेंस्ट द ब्रिटिश. इसीलिए जो रिच पेजेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, वो बहुत बड़े फॉर्म में सपोर्टर बन गए किस चीज के, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के. क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या पता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये है कि हम अब क्या नहीं करेंगे, टैक्सेस नहीं देंगे, है ना. बिकॉज दिस इज व्हाट वाज said by Gandhi ji, that we will not follow the rules that the Britishers were telling us. So that is why they said that हम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बहुत बड़े क्या है, सपोर्टर हैं, and that is why they participated in this movement. And at times basically वो they were at times forcing reluctant members to participate in the boycott program. यानी ये क्या कर रहे थे, जो लोग रिलक्टेंट थे ना कि नहीं हम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से, या फिर इतना कोई फायदा नहीं होगा, या वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, दिस एंड दैट, उसको वो क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि नहीं आप क्या है, बॉयकॉट प्रोग्राम्स पे करो पार्टिसिपेट, बिकॉज अगर हम करेंगे पार्टिसिपेट तो आगे जाके क्या होगा, समवेयर दिस विल रिजल्ट इन, यू कैन से गुड थिंग फॉर अस. और इसमें गुड थिंग में क्या हो जाएगा कि हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे. ओके, so they were even not only the people who were participating, but इसके अलावा जो reluctant members थे ना, उनको भी जो इस मूवमेंट के सपोर्टर थे वो बोल रहे थे नहीं नहीं, you should participate, we all should participate, and especially जो boycott programs है वो हमें क्या करने चाहिए, वो हमें उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन करना चाहिए. So for them, again, for them the fight for Swaraj was struggle against high revenues. ठीक है, अगेन हम देख रहे हैं, वैसे तो ये बोल रहे हैं कि हम है ना स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, या फिर हम जो है वी आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मास मूवमेंट कॉल्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. बट यहाँ पे इनका स्ट्रगल किस चीज के लिए था, अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू चार्ज बाय द ब्रिटिश. So here we again understand, बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ये, बट अगेन द प्रॉब्लम इज समवेयर अपने जो इनके प्रॉब्लम्स है उससे एसोसिएट कर लिया. बट अब क्या हुआ, जब ये मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ, कब कॉल ऑफ हुआ, हमें याद है जब गांधी जी ने बीच में कॉल ऑफ कर दिया था 1931 में, है ना. तो तब तक जो ये ब्रिटिश हैं, इन्होंने रेवेन्यू पे कोई डिसीजन नहीं लिया था कि रेवेन्यू को हम डिसीजन कम करें या ज्यादा करें. दैट इज दे डिड नॉट डू एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. तो जब बीच में ही 1931 में कॉल ऑफ कर दिया विदाउट एनी पॉजिटिव रिजल्ट, तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि जब नेक्स्ट टाइम वापस से ये रीलॉन्च किया गया मूवमेंट, तो ये जो लोग हैं रिच पीजेंट्स, उन्होंने इतने एंथुजियाज्म से इससे पार्टिसिपेट नहीं किया, ओनली बिकॉज दे थॉट कि अगेन हम मूवमेंट करते हैं, अगेन देयर इज समवेयर वापस कॉल ऑफ हो जाता है, बीच में इतना स्ट्रगल करते हैं और पूरी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें ताकि क्या हो जाए, ताकि जो अपनी डिमांड्स है वो फुलफिल हो जाए, और वो होती नहीं है. So that is why they did not participate when in with that much of momentum when it was relaunched the second time. ये तो हो गई हमारी रिच पेजेंट्स वाली बात. अब हम आ जाते हैं ऑन आवर पुअर पेजेंट्री. पुअर पेजेंट्री ने कैसे पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में या नहीं किया, दैट इज व्हाट वी विल नाउ अंडरस्टैंड. So now let us study about this. नाउ जो पुअर पेजेंट थे ना, उनकी ऑब्वियसली डिमांड क्या होगी,
उनकी भी यही डिमांड थी कि लोअरिंग द रेवेन्यू डिमांड, बिकॉज ये लोग भी क्या है दूसरों के लैंड पे करते थे काम. मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स, ठीक है, कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड, यानी वो क्या कर रहे थे, वो लैंडलॉर्ड के जो फार्म्स हैं, जो लैंड है उस पे काम कर रहे थे, उनको रेंट पे लिया था, तो उनको बहुत ज्यादा उससे रिलेटेड रेवेन्यू या रेंट ये सब देना पड़ता था. बट जैसे जैसे डिप्रेशन कंटिन्यू हुई, तो ऑब्वियसली जब बड़े वाले पीजेंट्स के इनकम पे फर्क पड़ रहा है, तो छोटे वाले पीजेंट्स के इनकम पे भी ऑब्वियसली फर्क पड़ रहा होगा. स्मॉल टेनेंट्स को बहुत मुश्किल हो रही थी अपना रेंट भी देने में, तो वो चाहते थे कि जितना भी रेंट हमने नहीं दिया है ना, वो लैंडलॉर्ड क्या करे, छोड़ दे, माफ कर दे, कि ठीक है इतना रेंट नहीं दिया, उसको छोड़ दे. इसीलिए इन्होंने बेसिकली सोचा कि हम मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं. बट इन्होंने कौन सा मूवमेंट ज्वाइन किया, बेसिकली सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट वाला. व्हाई? नाउ अगेन अंडरस्टैंड, हमने अभी पिछली स्लाइड में ये देखा है कि रिच पेजेंट्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे इनिशियली, है ना. अगर मैं बोल रही हूँ स्मॉल पेजेंट्स जो है वो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो रेंट है वो माफ करो, तो मेन नुकसान किसका होगा इसमें, बड़े लैंडलॉर्ड्स का. और अगर जो कांग्रेस है वो पुअर पेजेंट की बात सुनेगी, तो जो रिच लैंडलॉर्ड्स हैं वो गुस्सा हो जाएंगे और वो पार्टिसिपेट क्या करना मूवमेंट में समवॉट बंद कर देंगे. सो कांग्रेस वाज इन अ कंफ्यूजन कि हम क्या करें, रिच पीजेंट्स की बात करें, लैंडलॉर्ड्स की बात करें. एंड समवेयर उनको ये भी पता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो पीजेंट्स है वो अपने तरीके से थोड़ा सा इंटरप्रेट कर रहे थे मूवमेंट को. तो समवेयर हम देखेंगे कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. तो इसीलिए बहुत सारी जगह पे कांग्रेस जो है वो नो रेंट जो डिमांड पुअर पीजेंट्स कर रहे थे उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी. क्यों? बिकॉज दे फेयर्ड कि हो सकता है जो रिच लैंडलॉर्ड्स हैं वो हमसे क्या हो जाए, अपसेट हो जाए. यू अंडरस्टैंड, दैट मीन्स एक सेक्शन कहीं अपसेट ना हो जाए, इसी कंफ्यूजन में उन्होंने दूसरे सेक्शन को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया कि स्पेशली जो नो रेंट कैंपेन्स हैं उनको. इसीलिए हम यही बोलेंगे कि द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस मेनी टाइम्स रिमेन्ड अनसर्टेन. मतलब पता नहीं चला कि उनके सपोर्ट में है या उनके अगेंस्ट में है या पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. That so we should just understand here that rich peasants participate in big way in the civil disobedience movement initially. Because of the economic depression they were not able to pay the revenue and British were not listening and understanding the problem. So the rich peasants participated in the civil disobedience movement in you can say with great enthusiasm. वेर ऑन सेकेंड टाइम जब हुआ था तो उन्होंने इतने मोमेंटम, इतने एंथुजियाज्म से, एनर्जी से इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि फर्स्ट टाइम उनको कुछ उससे फ्रूटफुल मिला ही नहीं, उनके कहीं से भी रेवेन्यू कमी नहीं हुए, दैट इज वाई. उसके बाद क्या हुआ, पुअर पीजेंट इसीलिए नहीं कर रहे हैं पार्टिसिपेट, पुअर पीजेंट कर रहे हैं पार्टिसिपेट, बट कांग्रेस थोड़ी कंफ्यूज्ड है क्योंकि अगर इनके नो रेंट कैंपेन को करेंगे तो जो रिच पीजेंट वाली क्लास है वो लोग हो सकता है क्या करे, वो लोग पार्टिसिपेट ना करें. दैट इज वाई. सो इट वाज अ काइंड ऑफ कंफ्यूज सिचुएशन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द यू कैन से बाकी सेक्शंस, जिसमें से हम आ जाते हैं बिजनेस क्लास. Now, business class is a section which actually we will notice developed during the First World War. कैसे? Now, let us understand this. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ, इंडिया के मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया एंड दे बिकेम वेरी वेरी पावरफुल. व्हाई? बिकॉज वी शुड अंडरस्टैंड जो यूरोपियन कंट्रीज और स्पेशली अगर ब्रिटेन की बात कर ले तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन वाज एवरीवेयर ट्राइंग टू नाउ इंगेज इन द वॉरफेयर एक्टिविटीज, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. तो उन्होंने बहुत सारी अपनी इंडस्ट्रीज और ये सारी चीजें भी जो है ना, प्रोडक्शन सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, इनको बना दिया फॉर मतलब यूज करने लग गए फॉर प्रोड्यूसिंग वॉर इक्विपमेंट्स एंड वॉर रिलेटेड थिंग्स.
तो यहाँ पे जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स थे उनको मौका मिल गया था इस टाइम पे, जैसे टेक्सटाइल और बाकी जो चीजें हैं प्रोडक्शन और उनके ट्रेड से रिलेटेड आराम से बिजनेस करने का। दैट इज वाई उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया एंड कंपैरेटिवली वो बहुत पावरफुल भी हो गए थे। और अब वो चाहते थे कि हम अपने बिजनेस को क्या करें और बढ़ाएं, ठीक है। एंड दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसी दैट रिस्ट्रिक्टेड द बिजनेस एक्टिविटीज। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश ने कुछ पॉलिसीज, कुछ ट्रेड से रिलेटेड जो है लॉज बनाए थे और कुछ पॉलिसीज बनाई थी which were supporting their own country, which were supporting their own country but was in a way negative for the Indians। जैसे कि टैरिफ बैरियर्स लगा दिए, जैसे कि इन टर्म्स की अगर इंडिया से कोई सामान बाहर जा रहा है तो उस पे इतने सारे टैक्स लगेंगे, और बाहर से अगर उनकी कंट्री से आ रहा है सामान तो उस पे जो टैक्सेस है वो बहुत कम या ऑलमोस्ट नहीं लगेंगे, तो उनका प्रोडक्ट कंपैरेटिवली चीपर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली लोग जो उनके बनाए हुए उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को खरीदेंगे। तो इंडियंस अब चाहते थे कि जो हमारे ऐसी पॉलिसीज है जो हमारे बिजनेस को बढ़ने नहीं दे रही हैं, वो वाली एक्टिविटीज, वो वाली पॉलिसीज जो हैं उनको चेंज करना चाहिए। और जो हम बिजनेस एक्टिविटीज भी हमारी रिस्ट्रिक्टेड है, ये ट्रेड नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लॉट ऑफ कंडीशंस वर देयर अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश। सो दे वांटेड नाउ that there should be some policies or some steps should be taken to protect the Indian business as well and the Indian industrialist as well। वो चाहते थे कि हमें एक तो प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी जो बाहर से सामान आ रहे हैं या तो उन पे टैक्स लगे या कम आए, ताकि हम भी अपना जो बिजनेस है वो इंक्रीज कर सके। देन वो चाहते थे रुपीज स्टर्लिंग जो फॉरेन एक्सचेंज रेशो है वो भी, मतलब जिसके कारण हमारे इंपोर्ट ऐसा उनको करना चाहिए, रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो, जिसके कारण क्या हो, इंपोर्ट्स डिस्करेज हो, इंपोर्ट्स कम हो अपने कारण, मतलब बाहर की करेंसी से जो हम अपना रुपी को कंपेयर करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज का जो फाइनल कंपैरिजन करके जो एक्सचेंज होता है मनी एंड करेंसीज का, तो उस रेशियो को भी इस हिसाब से अपने को करना है ताकि इंपोर्ट्स कम हो इंडिया में, ताकि हम अपना सामान एटलीस्ट अपने इंडिया में तो भेजें और फिर एक्सपोर्ट भी कर पाए। सो टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट इवन अराउंड दिस टाइम पीरियड उन्होंने बहुत सारे एसोसिएशंस भी फॉर्म किए थे, जैसे दे फॉर्म्ड इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1992 में। So you can see on your screen as well, there are two things that are given. The first is name of the association, Indian Industrial and Commercial Congress, which was formed in 1920, and then Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, that is FICCI in 1927. ठीक है, तो दैट मीन्स दे वर प्लानिंग एंड दे वर एवरीवेयर ट्राइंग कि हमारा बिजनेस भी प्रॉस्पर हो जाए एंड वी शुड आल्सो डेवलप। अब इसके बाद ये जो एसोसिएशंस हैं इनके जनरली हेड जो होते थे वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला, you must have heard also the name. And these people were somebody who were now planning and they were trying कि अब जो है हमारी इंडस्ट्रीज वापस से डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए बल्कि और डेवलप ही होनी चाहिए। ये लोग बोल रहे थे कि जो कॉलोनियल कंट्रोल है ओवर इंडियन इकोनॉमी उसको हमें उस कंट्रोल को हमें इंडियंस को अपने हाथ में लेना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट दे वर सेइंग। What were they saying? These people, leaders like Thakur Das, GD Birla, and these were saying कि जो ब्रिटिश का कंट्रोल है over our economy, they should be loosened, and we should get full right over our industries and our economy and how we do the trade, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। अगेन इनका भी हम देखेंगे, जब फर्स्ट लॉन्च हुआ तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया। इन्होंने सबसे पहले तो क्या क्या किया कि हम लोग बाय और सेल नहीं करेंगे इंपोर्टेड गुड्स,
इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, बिकॉज वी सॉ दीज पीपल बिकेम पावरफुल एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो इनके पास फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ये लोग साउंड थे फाइनेंशियली, इसलिए इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ज्यादा दिया। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि हम जो है इम्पोर्टेड गुड्स है उसको ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे, तो ऑब्वियसली बाहर के गुड्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ज्यादातर जो बिजनेसमैन है ये क्या चाह रहे थे कि स्वराज का मतलब क्या है, हम स्वराज जो हम जिसके लिए फाइट कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि जितनी भी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन बिजनेस, वो एक बार हमारा जब स्वराज आ जाएगा, उसके मतलब जब हमारे पास सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, पूर्ण स्वराज, उसके बाद ना हमारे ऊपर कोई कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस होगी रिगार्डिंग द बिजनेस, हाउ टू कंडक्ट इट, और ना ही जो हमें ट्रेड और इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज एंड द एक्शंस ऑफ ब्रिटिश, वो सारी हट जाएगी। और इसके कारण ऑब्वियसली क्या होगा, जो हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री है वो बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से फ्लरिश हो पाएगी, ठीक है। बट अगेन आ गया एक बट द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब गांधी जी गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और जब वो टोटली फेल हो गया, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लगे कि हमारे पास कुछ पावर है, हमारे कुछ पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया गया है, तो ये जो बिजनेस ग्रुप है ये वापस से इतने एंथुजियास्टिक नहीं थे जब गांधी जी ने रीलॉन्च किया ये मूवमेंट, बल्कि ये जो लोग हैं देवर इन सर्टेन डिलेमा एंड डाउट कि अगर मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ेगी, अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा लंबा खींचा, तो ऑब्वियसली क्या होता है, जब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है, ऐसा मूवमेंट होता है, तो बिजनेस का जो है एक बार के लिए समवेयर स्मूथ वर्किंग रुक जाता है और बिजनेस पे नेगेटिवली इफेक्ट पड़ता है। तो ये यही सोच रहे थे, ज्यादा लंबा चल गया, मिलिटेंट एक्टिविटी हुई, भाई पुलिस ने कंट्रोल किया, लोगों को मारा, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस में लॉस होगा। इसीलिए सेकेंड टाइम ज्यादातर जो ये लोग थे बिजनेस क्लास, ये थोड़े से कंफ्यूजन में थे, डिलेमा में थे, इतने मन से ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, and many of them even did not participate in the second one because they thought again and again engaging in such mass movement and ऐसे movement जिसमें कोई finally result ही नहीं आ रहा है, then obviously this is of no use. अगेन इनको ये भी डर लग रहा था कि जो ये सोशलिज्म है ये भी बढ़ रहा है। अभी सोशलिज्म क्या है, बेसिकली वर्कर्स का ज्यादा भला सोचो, वर्किंग सेक्शन जो है उनके इनकम बढ़ाओ, उनके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, ये वो। तो अगर ये चीजें होगी तो ऑब्वियसली लॉस किसका होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का होगा। सो बिकॉज दे वर थिंकिंग कि विद टाइम जितने भी यंग मेंबर्स हैं कांग्रेस के, उनमें सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, so then again congress will maybe help the workers more as compared to the इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना। तो ये तो हो गया कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने इनिशियली तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बट सेकंड टाइम इतने एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट नहीं किया। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है वो है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट अलग है, जो ओनर्स है जो बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो अलग, और जो लेबर है जो इसमें काम करते हैं उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, दैट इज व्हाट वी विल लुक एट नाउ, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, जैसे कि वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स हैं, इन लोगों ने इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस, जैसे कि नागपुर रीजन में कुछ लोगों ने किया था पार्टिसिपेट। ओके, नाउ एक्चुअली में हुआ क्यों ऐसा, बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट हमें पता है कांग्रेस के क्लोजर थे बेसिकली जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ,
इसीलिए वर्कर्स क्या है इस मूवमेंट से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि उनको पता था अगर इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को तो कांग्रेस हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनको तो सपोर्ट करेगी नहीं, क्योंकि अगर वर्कर्स बोलेंगे हमारे वेज बढ़ाओ, हमारे वर्किंग आवर कम करो, कंडीशन इंप्रूव करो, तो इससे लॉस कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट का हो रहा है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को लॉस नहीं करवाएंगे कांग्रेस, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट उनको सपोर्ट कर रहे हैं। So that is why the workers basically stayed aloof of this movement. But इसके बाद भी कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने किसी किसी फॉर्म में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। एंड बेसिकली कुछ आइडियाज उन्होंने गांधी जी के प्रोग्राम के अडॉप्ट किए थे, जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स and as part of their own movements against low wages and poor working condition. तो वो खुद ही बॉयकॉट कैंपेन कर रहे थे, गांधी कैप पहन रहे थे और वो लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग इसीलिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट क्योंकि हमारे वेजेस बहुत कम है और जिस कंडीशंस में हम काम करते हैं दैट इज आल्सो नॉट गुड। ठीक है, उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक्स की, जैसे स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930, देन 1932 में डॉक वर्कर्स जो बेसिकली शिप और उसके अराउंड जो वेयर हाउसेस वहां पे जो लोग काम करते हैं उन्होंने स्टीमर शिप्स वगैरह उनके अराउंड इन्होंने स्ट्राइक की थी। दैट मींस दे वर प्रोटेस्टिंग इन देयर ओन वे। 1930 में छोटा नागपुर टिन माइंस जो है वहां पे 1000 ऑफ वर्कर्स जो हैं उन्होंने गांधी कैप्स पहन के पार्टिसिपेट किया था रैली में और बॉयकॉट कैंपेन। बट देन अगेन जो भी हो, कांग्रेस जो है इट वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स demands as a part of his program of struggle. That means कांग्रेस जो है दैट इज बेसिकली वी विल नोटिस कि ये वर्कर्स की डिमांड को अगेन इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी और उसको एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रगल इंक्लूड नहीं कर रही थी। व्हाई? वी अगेन नो दैट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लोग मेन सपोर्ट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, तो अगर वर्कर्स को कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलिस्ट अपना सपोर्ट हटा लेंगे, and that is what Congress did not want. That is why Congress did not include the जो भी इनकी डिमांड्स थी वर्कर्स की एज अ प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, बिकॉज इट फेल्ट दैट इससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो समवेयर क्या हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी या इससे समवेयर दे विल फील बैड एंड दे विल नॉट सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और फिर ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि जो लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका अगेन क्या हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा एंड पीपल विल नॉट सपोर्ट इन दैट बिग मैनर एंड ऑब्वियसली एक सेक्शन जो है अगेन वो पार्टिसिपेशन नहीं करेगा इसमें। This is basically how different sections participated. Okay, so now let us again understand one more thing. जो women है, how did basically they participate in this movement and what was perception about them? ठीक है, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ये है कि इसमें विमेन ने बहुत लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेट किया था। अगेन लेट मी जस्ट टेल यू कि पार्टिसिपेशन तो पहले भी हुआ था बट दिस टाइम इट वाज इन वेरी वेरी बिग स्केल। नाउ ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च thousands of women came out of their homes just to listen to him. फिर उन्होंने मतलब गांधी जी को सुनने के लिए वो क्या बोल रहे हैं स्वराज के बारे में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट मार्चेस में, उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर किए एंड उन्होंने फॉरेन क्लॉथ और लिकर शॉप्स जो है फॉरेन गुड्स और लिकर शॉप्स को बॉयकॉट किया। ठीक है, एंड इवन दे वेंट इन जेल्स। जस्ट इमेजिन, अर्बन एरियाज में women from high caste families, in rural areas they came from rich peasant households. So basically हर तरीके से women were participating in this movement. Now moved by Gandhi ji's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. मतलब गांधी जी
ने ये बोला था कि अपने कंट्री की तरफ सर्विस जो है वो वैसे हर ह्यूमन बीइंग की ड्यूटी है, एंड विमेन की भी वो एक ड्यूटी है. सो विमेन एक्चुअली थॉट इट अगेन कि ये बहुत जरूरी है दैट वी शुड ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर आवर नेशन, है ना, इंडिपेंडेंस फॉर आवर नेशन एंड जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, बिकॉज गांधी जी सेड सो. Yet this increased public role did not mean this increased role, public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. That means इतना पार्टिसिपेट करने के बाद भी हर फॉर्म में सोचो, पार्टिसिपेटिंग इन मूवमेंट, मार्चेस, ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ, पिकेटिंग द शॉप्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन एवरी विच वे, स्टिल इतने बड़े तरीके से पार्टिसिपेट करने के बाद भी उनकी जो पोजीशन थी उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, द वे विमेन वर लुक्ड एट, बिकॉज गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ विमेन टू लुक आफ्टर होम. मतलब अभी गांधी जी सेड कि ठीक आप पार्टिसिपेट करो, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना इज योर ड्यूटी फॉर कंट्री एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द कंट्री एंड यू शुड पार्टिसिपेट, है ना, बट main work of women is to look after home, be good mothers, be good wives, take care of family and all these things, ठीक है. And that is why, and for a long time Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority. That is why हम देखेंगे इनिशियली बहुत सालों तक कांग्रेस जो है वो विमेन को पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं दे रहे थे इवन विद इन कांग्रेस, बिकॉज वो समवेयर ये कंसिडर करते थे कि विमेन्स मेन रोल इज टू स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली, ठीक है. एंड बट वो ये भी चाहते थे कि विमेन हर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें क्योंकि उनको सिंबॉलिक प्रेजेंस चाहिए था. नाउ व्हाट इज सिंबॉलिक प्रेजेंस? सिंबॉलिक प्रेजेंस मीन्स कि मतलब जब भी हम इंडिया से रिलेटेड मूवमेंट की बात कर रहे हो तो एक मास स्केल में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, everyone is participating, that is what they wanted, okay, and that is why we will notice that they wanted women to participate. Gandhi ji told them that it is your duty, we all should participate in every way in the movement, but ideology यही थी कि वो एक symbolic presence चाहिए कि everyone in India is participating. It's a mass movement. All of the Indians are participating, and that too in big numbers. But women actually are destined, or basically what women should do, should look after their home, be good mothers, be good wives, stay at home, take care of everybody. Okay. But they should participate because of symbolic presence. होना चाहिए, सारे participate कर रहे हैं, that is why. Okay. So this was about the position of women, how they participated in this movement, and basically क्या उनकी position थी if we talk in terms of the political power. So with this we have understood briefly कि कैसे कैसे किस सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया था इन दिस मूवमेंट. ओके, नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी डूइंग विल बी what were the limitations of the civil disobedience movement. कौन कौन से ऐसे सेक्शन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इस मूवमेंट में, एंड वी विल ऑल्सो सी that what were the reasons behind why few people did not participate in the civil disobedience movement. Okay, so we'll see basically कि जो सो कॉल्ड जो हम हरिजन्स बोलते हैं, अनटचेबल्स बोलते हैं, इनिशियली उन्होंने नहीं किया था पार्टिसिपेट, क्या उनके रीजंस थे, बट क्यों गांधी जी ने सोचा था इट इज वेरी नेसेसरी टू इन्वॉल्व देम आल्सो, बिकॉज अदरवाइज ये फुल इंडिया डेवलपमेंट हो, इंडिपेंडेंस या स्वराज कैसे आएगा. देन व्हाट वाज द रोल ऑफ B.R. Ambedkar. Then again which sections did not participate in the movement, what were